नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की मेरी कहानी का नाम है आलता। आलता सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्या होता है। आलता एक लाल रंग का लिक्विड होता है दोस्तों, जो हम इंडियन लेडीज़ जो होती हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार के एरियाज़ में उसको बहुत सुंदर तरीके से किसी अकेजन में घर पे अगर कोई तीज त्योहार मनाया जा रहा है, खासकर मैरिड वुमन अपने हाथों और पाँव में मेहंदी की तरह रचती है। उसे एक बहुत अच्छा कार्य माना जाता है, उसे पॉजिटिवली लिया जाता है और उसमें देखा जाए तो औरत का श्रृंगार और बढ़ जाता है। दोस्तों आज की कहानी है विनोदिनी की। विनोदिनी बंगाल के एक छोटे से गांव में रहती है और अनफॉर्चुनेटली दोस्तों ये गांव डेडिकेटेड है बाल विधवा औरतों के लिए। विनोदिनी अभी सिर्फ 18 साल की है। उसकी शादी उसके गांव के प्रचलन के हिसाब से 14 साल की उम्र में कर दी गई। और उन दिनों दोस्तों ये बहुत बहुत पुरानी कहानी है। उन दिनों क्या होता था कि बहुत बुजुर्ग आदमी से आपकी शादी कर दी जाती थी और उसमें आपकी राय नहीं मांगी जाती थी। शादी हो जाती है और शादी के बाद पता चलता है कि जो उनके हस्बैंड हैं वो कैंसर से पीड़ित है और बस कुछ ही दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और उस गांव के रीति रिवाज के हिसाब से विनोदिनी को भी विधवाओं के गांव में, विधवाओं के आश्रम में शिफ्ट होना पड़ता है। और दोस्तों जाती है, कुछ कर तो सकती नहीं क्योंकि उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई उसके पास दूसरा उपाय नहीं है कि वो लड़े या किसी तरह से भी अपने आप को फ्री करने की कोशिश करे। दोस्तों अच्छी बात ये होती है कि विनोदिनी बचपन से ही बहुत फैसिनेटेड रहती है आलता को लेके। छुप छुप के अपनी माँ का आलता लगाना, माँ से उसके लिए पिटाई खाना, ये सब उसका रोज का ही काम होता है। लेकिन माँ को भी बुरा नहीं लगता क्योंकि आलता लगा के वो बहुत खूबसूरत लगती है। शादी करने का जो उसका एक चार्म होता है, उसे शादी का मीनिंग तो पता नहीं होता, लेकिन उसे ये होता है कि अब मैं खुलकर आलता लगाऊंगी और भरपूर लगाऊंगी और अब मेरी एक सेपरेट बॉटल आएगी आलता लगाने वाली। बट दोस्तों वो दिन उसके लाइफ में बहुत ज्यादा दिन रहते नहीं हैं। विधवा होने के बाद उसके लाइफ से ये सब चीजें हट जाती हैं। उसके सुंदर बाल बिल्कुल काट दिए जाते हैं, उसे गंजा कर दिया जाता है, सफेद साड़ी दे दी जाती है और बिल्कुल सिंपलिसिटी में रहना, सिंपल खाना खाना, जो उसके शौक होते हैं, मीठा खाना, नमकीन खाना, चटपटा खाना, सब बंद कर दिया जाता है। थैंकफुली दोस्तों उस जमाने में भी औरतें जो भुगतती थी ऐसी स्थितियों को, एक दूसरे का बहुत साथ देती थी। विधवा आश्रम की जो अम्मा थी, जो उसको चलाती थी, वो बहुत अच्छी लेडी थी, बहुत प्यारी थी, दिल से बहुत दयावान थी। उसे हर विधवा जो आते थे वहाँ पे, जो लेडी आती थी, उसका ध्यान रखना बहुत अच्छा लगता था। जब विनोदिनी के बारे में उसे पता चलता है कि इसका एकमात्र शौक है जलेबियां खाना और आलता लगाना, तो वो उसको उसी प्रकार का काम सौंप देती है क्योंकि सबको मिलकर उस आश्रम में काम करना होता है, तभी उन्हें खाना मिलता है। विनोदिनी को काम दिया जाता है कि यहाँ से बहुत दूर एक नदी है और तुमने वहां जाना है और आश्रम के लिए खाना बनाने के लिए पानी लेके आना है और ये काम तुम्हें सुबह सुबह करना है। विनोदिनी अपना घड़ा उठाती है और नदी के किनारे चली जाती है। और जैसे ही नदी के किनारे पहुंचती है दोस्तों, उसके चेहरे पे खुशी आ जाती है। खुशी इस बात की आती है कि पूरा नदी का किनारा, जिस पेड़ के नीचे से नदी बह रही होती है, उसमें लाल रंग के फूल होते हैं। और वो फूल कुछ ऐसे होते हैं कि अगर वो गलती से भी आपके पाँव या हाथ में लग जाए तो आपका जो वो जो फूल का रंग है वो आपको टच कर जाता है, यानी कि आप उसमें रंग जाते हैं। विनोदिनी की तो जैसे इच्छा पूरी हो जाती है और उसे कहीं ना कहीं अपनी अम्मा का जो हेल्पिंग नेचर है वो भी समझ में आ जाता है। बस फिर क्या था, विनोदिनी रोज इस काम को बहुत एक्साइटेड होके करती है। सुबह सुबह घड़ा लेके नदी के किनारे चल पड़ती है और अपना फूलों से अपने हाथ पाँव में अच्छी तरीके से आलता लगाती है, जी भर के उस मोमेंट को जीती है। और उसके बाद आश्रम वापस आने से पहले फटाफट उसी नदी में अपने हाथ पाँव धो के वापस आ जाती है।
दोस्तों एक बार ऐसे ही जब वो अपने फूलों से अपने हाथ पाँव को रंग रही होती है, उसे ऐसा फ़ील होता है कि पेड़ के पीछे खड़ा होकर कोई उसको चेक कर रहा है। वो थोड़ा-सा घबरा जाती है क्योंकि वो ये सीक्रेट किसी के सामने आउट नहीं करना चाहती। वो चुपके से जाके देखती है तो दिखता है कि चश्मा पहना हुआ पतला लंबा-सा एक आदमी वहाँ पे खड़ा है और इसको निहार रहा है और उसके मुँह में एक स्माइल है। ये बहुत डर जाती है और अपनी तरफ से उसे डराने की कोशिश करती है और धमकाती है कि देखो खबरदार, मैं बहुत खतरनाक लड़की हूँ और अगर तुमने मेरा ये आलता लगाना किसी को बताया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसे समझ नहीं आता है, वो कहता है क्यों, अगर मैं किसी को बता दूं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो वो गुस्से में कहती है तुम्हें पता नहीं है कि मैं एक विधवा हूँ और मुझे ये सब चीज़ें अलाउ नहीं है, लेकिन मेरी अम्मा मेरे साथ है और उनकी हेल्प से ही मैं ये काम करती हूँ। डॉक्टर को मतलब उस लड़के को उस स्थिति को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता दोस्तों, और वो उसको अपना परिचय देता है। वो बताता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन और साइंटिस्ट भी हूँ और यहाँ पर मैं कुछ अपने एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए आया हुआ हूँ और उसकी वजह से मुझे यहाँ 3-4 महीने रहना पड़ेगा। तुम डरो मत, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा। खैर दोस्तों, दोनों अपने-अपने राह चले जाते हैं और उसके बाद विनोदिनी अक्सर अपने रूटीन फ़ॉलो करती रहती है। एक दिन दोस्तों देखती है कि बाकी दिनों के हिसाब से फूल उस पेड़ पे बहुत कम है और धीरे-धीरे दिन प्रतिदिन ऐसा होता रहता है कि फूल कम होना शुरू हो जाते हैं और अच्छा खासा वो पेड़ सूखने लग जाता है। विनोदिनी बहुत परेशान रहती है, टेंशन में रहती है और है तो छोटी ही बच्ची, बस अपने पेड़ को ऊपर की तरफ निहारती रहती है। डॉक्टर वहाँ से गुज़र रहा होता है और वो उतर के आता है, कहता है क्या बात है विनोदिनी, आज तुम इतने टेंशन में क्यों हो? तो विनोदिनी उसको बताती है कि देखो ना डॉक्टर साहब, ये क्या हो गया है? तो मज़ाक-मज़ाक में डॉक्टर उससे कह देता है, ओहो, जैसे हर आदमी पैदा होता है और मरता है ना, वैसे ही अब इस पेड़ के मरने का समय आ गया है। देखो, इकलौता पेड़ और वो भी मरने जा रहा है, अब तुम्हारा सीक्रेट का क्या होगा? दोस्तों वो तो बहुत मज़ाक में ये बात करके वह वहाँ से चला जाता है, लेकिन विनोदिनी को कहीं न कहीं ये बात बहुत दिल तक छू जाती है। उसे डर लगने लगता है कि एकमात्र जिस चीज़ से वो खुश होती थी, वो रीज़न भी ख़त्म हो रहा है और अब वो किस तरीके से अपनी इच्छाओं को पूरा करेगी, क्या होगा? और इस बात को वो इतना दिल में ले लेती है कि घर पहुँचते-पहुँचते उसे बहुत तेज़ बुखार आ जाता है। सपने में बड़बड़ाने लगती है, फ़ीवर तेज़ होना शुरू होता है और इतना तेज़ हो जाता है कि बस सपने में भी वो उस फूल और उस पेड़ की ही बातें करती रहती है। माताजी जो अम्मा हैं उस आश्रम की, उन्हें बहुत बुरा लगता है, बहुत परेशान हो जाती हैं और वो जाकर डॉक्टर को बुला के लाती हैं। डॉक्टर आते हैं और उन्हें भी समझ नहीं आता है कि ये क्या बड़बड़ा रही है और वो क्या करें। वो उसे कुछ दवाइयाँ देकर चले जाते हैं और रास्ते में साइंटिस्ट जो कि अब इस डॉक्टर के दोस्त हैं वो मिलते हैं और वो उनको पूरी स्थिति बताते हैं कि यार आश्रम में एक लड़की है विनोदिनी नाम की और पता नहीं क्या बड़बड़ा रही है, फूल-फूल, रंग-रंग और बेहोश पड़ी हुई है। डॉक्टर साइंटिस्ट को अचानक से रियलाइज़ होता है कि कहीं मेरे मज़ाक को उसने सीरियसली तो नहीं ले लिया और वो भागकर उस आश्रम में जाता है। अम्मा उन्हें वहाँ घुसने नहीं देती, लेकिन वो परमिशन माँगता है, उनसे हाथ जोड़ता है कि देखिए मैं शायद इसको ठीक कर पाऊँगा, मुझे प्लीज़ उससे मिलने दीजिए। इस बार साइंटिस्ट अकेला नहीं होता और उसकी माँ भी उसके साथ होती है। माँ पूरी स्थिति को समझती है और बहुत नाराज़ होती है अपने बेटे के ऊपर और डाँटती है उसे बहुत ज़ोर से और जाकर विनोदिनी से मिलती है। विनोदिनी आँखें खोलती है और आँखें खोलने के बाद डॉक्टर कान पकड़ के उससे माफ़ी माँगता है। उसकी माँ भी उसको बहुत प्यार से समझाती कि बेटा इसने झूठ बोला था, तुमसे मज़ाक किया था और ऐसी कोई बात नहीं है, ये पेड़ तो कभी सूख ही नहीं सकता। बस कुछ समय ये थोड़ा-सा सूखेगा और उसके बाद ये फिर वैसे ही पूरा फूलों से भर जाएगा और तुम्हारी इच्छा हमेशा पूरी होती रहेगी, तुम चिंता मत करो। लेकिन दोस्तों जब माँ वहाँ से निकलती है तो उसके दिमाग में विनोदिनी बहुत ही घर कर जाती है, मतलब बहुत इम्प्रेस हो जाती है वो विनोदिनी से, उसके बहुत ही सॉफ्ट और उसके एक कहते हैं ना मासूम से चेहरे से कि इतनी छोटी बच्ची और अभी पहाड़ जैसी ज़िंदगी है, वो ऐसे कैसे जिएगी। 1 हफ्ते के बाद अम्मा आती है विनोदिनी के पास और अब विनोदिनी बिल्कुल ठीक हो चुकी है और अम्मा डरते-डरते विनोदिनी से कहती, विनोदिनी तुमसे कोई मिलने के लिए बाहर आए, तुम्हारे जान-पहचान के।
विनोदिनी हैरान होती है क्योंकि शादी हस्बैंड के मरने के बाद ससुराल वालों ने उससे रिश्ता तोड़ दिया होता है और माँ बाप तो पहले ही उससे बहुत दूर होते हैं, तो कौन आया होगा मिलने के लिए। जब वो बाहर जाके देखती है तो साइंटिस्ट और उसकी माँ बैठे होते हैं। वो हैरान सी होती है और कहती है कि आप लोग आए, मुझे बाद में पता चला कि आप लोगों ने मुझे हेल्प किया मेरा फीवर उतारने में और ये सब में, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद। वो कहते हैं बेटा धन्यवाद की कोई बात नहीं है, आज मैं तुमसे कुछ कहने आई हूँ और आशा करती हूँ कि तुम इस बात को अदरवाइज नहीं लोगी और हमको समझोगी। वो कहती है बताइए ना, आप जो भी कहेंगे मैं बहुत अच्छी तरीके से सुनूंगी। साइंटिस्ट की माँ उसके हाथ में आल्ता की एक बोतल रखती है दोस्तों, और पूछती है कि क्या तुम इसको जिंदगी भर अब लगाना चाहोगी। वो डर जाती है और उस बॉटल को एकदम से अपने टेबल के नीचे छुपाकर कहती है कि माताजी आप ये क्या कर रही हैं, आप चाहती हैं कि मुझे इस आश्रम से निकाल दिया जाए, प्लीज आप क्यों लेके आई हैं मेरे लिए ये। वो कहती है मैं इसलिए लाई हूँ बेटा कि तुम इसे लगाओ। तो वो बहुत नाराज होती है, उसकी आंखों में गुस्से से पानी भर जाता है और वो कहती है आपको पता नहीं है मेरी स्थिति, और ऐसे में मैं ये आलता लगाकर घूमूंगी जो कि बिल्कुल हम लोगों के लिए मना होता है। तो वो बोलती है मैंने तुमसे पूरी बात करी ही कहाँ है, मेरी पूरी बात तो सुन लो बेटा। वो कहती है बताइए। तो कहती है बेटा अगर तुम बुरा ना मानो और अगर तुम मेरी बात को समझो तो मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। दोस्तों विनोदिनी को दूसरा झटका लगता है क्योंकि उस जमाने में किसी विधवा का विवाह होना, वो भी दोबारा, मतलब एक तरह से डिजास्टर, एक तरह से प्रलय आ जाने के बराबर होता था। वो डर जाती है और गुस्से में आलता की बोतल उनके हाथ में देके उनके पाँव को छूते हुए चुपचाप अंदर कमरे में चली जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता और उसे ऐसा लगता है जैसे उसके साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहे हैं सब लोग, और वो फूट फूट के रोने लगती है। दोस्तों थोड़ी देर बाद जब सब शांत हो जाता है, वो अपने घर चले जाते हैं, तो अम्मा इसके कमरे में आती है, उसे बहुत प्यार से समझाती है और उसके बाद उसे बताती है कि बेटा तूने हाँ क्यों नहीं बोला। तो वो अम्मा को बहुत आश्चर्य होकर देखती है और बोलती है अम्मा तुम ऐसी बातें कर रही हो जिसने अपनी सारी जिंदगी एक विधवा के रूप में इस आश्रम में काट दी, और हम लोगों के लिए क्या नियम होते हैं हमारे इस गांव में आप तो अच्छी तरह से जानती है, फिर आप सब लोग मिलके मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों कर रहे हैं। वो बोलती है बेटा हाँ मैं जानती हूँ कि हमारी स्थिति ऐसी है, हमारे लिए नियम बनाए, लेकिन ये नियम किसने बनाए हैं, किसी इंसान ने ही तो बनाए हैं ना। तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो इंसान बनूं, मैं वो पहली सीढ़ी बनूं जो इस स्थिति को बदले। मुझसे नहीं देखा जाता है तुम इतने छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से रहते हुए। ये नहीं कि शादी करनी है, बच्चे पैदा करना है, परिवार। मैं चाहती हूँ तुम लाइफ में खुश रहो, और अगर हमारी कंट्री में खुश रहना है तो तुम्हें इस विधवा वाले टैग को अपने आप से हटाना होगा, तुम्हें इस चीज़ से हटना होगा। मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ बेटा कि तुमसे ये शुरुआत मैं करना चाहती हूँ। और देखो साइंटिस्ट है लड़का, तुमसे थोड़ा सा ही बड़ा है, बहुत अच्छा सब कुछ होगा, वो तुम्हें पढ़ाने लिखाने को भी तैयार है और तुम्हें बहुत अच्छी लाइफ देना चाहता है, वो और उसकी माँ दोनों। और उसकी माँ जो कि हमारे ज़माने की है लेकिन उसके विचार बहुत खुले हैं, वो भी मेरी इस मुहिम में मेरा साथ देना चाहती है। विनोदिनी को कुछ समझ नहीं आता और वो बस आंखें झुकाकर बैठ जाती है। दूसरे दिन सुबह सुबह बिना किसी हल्ले के, बिना किसी शोर शराबे के साइंटिस्ट और उसकी माँ आते हैं। वहीं आश्रम के ही छोटे से मंदिर में उन दोनों की शादी कर दी जाती है, जिसमें कि हर कोई पार्टिसिपेट करता है और एक नई उम्मीद के साथ उस आश्रम में बहुत खुशियाँ मनाई जाती हैं। और ये साइंटिस्ट और उसकी माँ मिलके इस चीज़ का प्रण लेते हैं कि अब हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी छोटी उम्र की लड़कियां हैं उनका पुनर्विवाह किया जाएगा, उन्हें इस आश्रम से अब निकाला जाएगा, और बड़े उम्र की जो है अगर उनकी इच्छा है तो उन्हीं की उम्र से मिलते जुलते लोगों से उनका विवाह किया जाएगा। बहुत शौक से उसकी सास उसके हाथ में पाँव में आलता लगाती है, उसकी पूरे उंगलियां आलते में डुबो देती है दोस्तों, और विनोदिनी के चेहरे के रंग ही बदल जाता है, उसकी खुशियां वापस आती है, वो खूब रोती है, अम्मा से गले लगती है और चुपचाप अपने हस्बैंड और अपनी सास के साथ अपने घर चली जाती है, इस वादे के साथ कि अब वो अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसी ही औरतों के भलाई में लगाएगी।
उन्हें इस विडंबना से, इस बेकार से जो ये रीति रिवाज है, इनसे बाहर निकालेगी और उनको ये समझाएगी अपने देश को, अपने लोगों को कि इन्हें भी जीने का हक है। अगर इनके हस्बैंड नहीं रहे तो इसमें इनका कोई दोष नहीं है और हर इंसान एक इंडिविजुअल होकर पैदा होता है इस दुनिया में। किसी के साथ आप उसको अटैच्ड करके उसकी लाइफ को इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकते। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी और एक अच्छी मुहिम है। अभी भी अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अगर आप गांव की तरफ जाते हैं या शहरों में भी कुछ एक परिवार जो बहुत ट्रेडिशनल परिवार है इस चीज़ को फॉलो करते हैं। हम सबको मिलके इस चीज़ को बदलना होगा और उन लड़कियों को एक नई लाइफ देनी होगी, उन्हें जीने का हक देना होगा, लेकिन हाँ, उनकी इच्छा के अनुसार। उनसे ज़बरदस्ती नहीं करनी है, उनसे पूछना है कि वो लाइफ में क्या चाहती है। शादी ही एक ऑप्शन नहीं होता है, हो सकता है वो कोई जॉब करना चाहती हैं, वो घर से निकल कर कुछ अपने इंडिपेंडेंटली कुछ करना चाहती है, तो उन्हें अलाउ करना होगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के बाद। नमस्कार।